Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will discuss the physics class 9th, chapter number 4, and its lecture number 3, which is from center of gravity of an irregular object till the conditions of equilibrium. Dear students, before starting today's lecture, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's lecture, we will cover the following topics of center of gravity of an irregular object through lamina, what is plumb line, use of plumb line, couple, equilibrium, and the conditions of equilibrium. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट थ्रू लैमिना। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि प्लम लाइन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लम लाइन जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ मेटल बॉब को जब अटैच किया जाता है तो ये एक प्लम लाइन बन जाती है, और इस प्लम लाइन के बेशुमार यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। हमने किसी भी वॉलपेपर को हैंग करना हो, पेंटिंग को हैंग करना हो, या एंगल ऑफ डोर चेक करना हो, तो हम प्लम लाइन को यूज़ करते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने प्लम लाइन को यूज़ करते हुए एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगी कि प्लम लाइन है क्या। अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय द स्ट्रिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लम लाइन? You should use a plumb line whenever you need to make a straight vertical line, whatever that is for hanging wallpaper, putting up a painting, or checking the angle of the door. Dear students, आपको ये प्लम लाइन स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही है कि एक मेटल बॉब है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है, तो इस तरह की प्लम लाइन जो है वो बनती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन डायग्राम है उसी को ही यहाँ पे बनाया गया है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आपने एक इरेगुलर शेप का है, इसकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है। तो आज हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका फाइंड करना है। कोई भी आप इरेगुलर ऑब्जेक्ट ले लें लाइक कार्डबोर्ड टाइप, तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप जब इरेगुलर ऑब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड लेंगे तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर डिफरेंट होल्स जो हैं वो बनाने हैं, और उनको मार्क कर देना है विद द पॉइंट्स ABCDE। जितने भी आप पॉइंट्स जो हैं यूज़ करना चाहें, आप मैक्सिमम जो है मिनिमम आप 3 यूज़ कर लें, और मैक्सिमम आप 4 भी होल्स जो हैं कार्डबोर्ड के अंदर कर सकते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने प्लम लाइन का यूज़ करना है। आपने हर होल में से 1 बाय 1 प्लम लाइन को जो है वो हैंग करना है, और आपने हैंग करने के बाद लाइक आपने पॉइंट ए में से प्लम लाइन को गुजारा, तो जब वो सीधी नीचे की तरफ वर्टिकली हैंग करेगी तो आपने उसके नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है। इसी तरह आपने होल बी में से भी प्लम लाइन को गुजारना है, और उसको हटा के वहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो मेंशन कर देनी है। इसी तरह पॉइंट सी में से आप अगर चाहें तो डी या ई में से भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें से सारे के सारे जो हैं
ये जो मेंशन पॉइंट्स हैं उस एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर सारे उसमें से गुजरेंगे, तो डैट विल बी एक्चुअली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आप उसको जो है वो हाईलाइट करके मार्क कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. नाउ आई विल रीड दिस मेथड. To find the center of gravity of irregular object with the help of plumb line, make holes at A, B, C, D, E sharp corners and suspend the cardboard at each hole. With the help of the thread of plumb line, draw the line below the thread. The center of gravity is the point where the maximum number of lines meet. Dear students, आप इस मेथड के थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल कवर द टॉपिक ऑफ कपल. अब कपल क्या है? अ कपल इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन वो एक लाइन में से, सेम लाइन में से ना गुजर रही हूँ, डिफरेंट लाइंस में से गुजर रही हूँ. डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में स्टीयरिंग व्हील है. स्टीयरिंग व्हील पे आप जो हैं दोनों स्टीयरिंग व्हील के लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है अपने हैंड के थ्रू जो है फोर्स अप्लाई करते हैं. अब वो जो फोर्सेस हैं दीज आर ऑफ these will be not in the same line and they may have the same magnitude, so they form the couple. Dear students, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है, इसकी बी जो डायग्राम है आप इसको देखें, बी फिगर में वहाँ पे आप देखें कि दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं और इन दो फोर्सेस की जो लाइंस हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, और इसके अलावा उनके दरमियान में उन जो डिफरेंट लाइंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस डी होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कपल फॉर्म करता है और हम डेली लाइफ में बहुत सारी कपल की एग्जांपल्स को देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, और लास्ट पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक डबल आर्म स्पैनर है जिसको यूज़ किया जा रहा है एक नट को ओपन करने के लिए. अब ये जो डबल आर्म स्पैनर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दो पॉइंट्स हैं मेंशन ए एंड बी. ए बी ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दरमियान में एक मिड पॉइंट है डेट इज मेंशन एज ओ. आप इसकी दोनों साइड के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे, पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी, और यहाँ पे जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये इन द फॉर्म ऑफ कपल होगा. और डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी देखें कि यहाँ पे टोटल जो हैं वो कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2, और F multiply will be OA plus F multiply will be OB. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने F को कॉमन ले लेना है और बनेगा OA plus OB, एंड यू नो कि OA और OB दिस इज एक्चुअली द टोटल horizontal length that is AB. So we can write as OA plus OB as AB. Now I'll read the explanation as a double arm spanner is used to open a nut. Equal forces, each of the magnitude applied on the ends A and B of the spanner in opposite direction. These forces form a couple that turns the spanner about the point O. The torques produced by both the forces of the couple इज शोन इन फिगर. टोटल टॉर्क ऑफ द कपल, यहाँ पे जो कपल में टोटल टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम फोर्सेस
दोनों साइड पे ही अप्लाई कर रहे हैं, सो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। आपने एफ को कॉमन ले लेना है, वी विल गेट ओ ए प्लस ओ बी एंड ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी। सो वी कैन राइट एज टोटल torque of the couple is F multiplied by AB. Dear students, now we'll cover the topic of equilibrium. डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जब उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं होती या कोई भी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क नहीं पाया जाता। अब इसी की बेस पे ये जो आपकी डेफिनेशन है, अगर कोई नेट फोर्स नहीं होगी तो हम कह देंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, और अगर वहाँ पे कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है तो हम कह देंगे कि इट इज़ द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट कलेक्टिवली इसकी जो डेफिनेशन है आपने इसको ऐसे मेमोराइज करना है, ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम that are in equilibrium have no net force and no net torque acting on them. For example, a hanging wall, a book lying on the table, a car moving with uniform velocity on the level road. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसकी कंडीशंस कौन सी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी टू कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड। जब भी फर्स्ट की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी बॉडी सिस्टम या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, आइदर वो आपकी फोर्स is along x axis or y axis, जहाँ पे भी हो sum of all the forces would be equal to 0. So if this condition is fulfilled, we can say that object is in the first condition of equilibrium. Now I'll read the definition as if the sum of all the forces acting on a body equal to 0, then the body must be in static equilibrium. ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। मैथमेटिकली इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समीशन का साइन जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ये जो एफ के साथ लिखा गया है ये एक समीशन इसे बोला जाता है, और इस समीशन का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। आइदर एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, 3 लग रही हैं, 4 लग रही हैं, 5 लग रही हैं, तो आप कह देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कलेक्टिवली एज समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। समीशन F इक्वल टू F नेट, नेट का मतलब है टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 करें या वर्टिकल डायरेक्शन में देखें वहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दें, तो ये भी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो नेट जो है वो एक्स और वाई या किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फोर्स को 0 के इक्वल कर देती है। सो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ वाई विल बी इक्वल टू 0. Dear students, now we'll cover the topic of second condition of equilibrium. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में कि अगर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, और अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले 0 के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो फुलफिल करती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड मैथमेटिकली वी कैन राइट एज समीशन टा इक्वल टू 0। टा जो है वो टर्निंग इफेक्ट को लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, अगर एक ही लाइन के अंदर आप फोर्सेस को लगा रहे हैं तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप
इनकी जो लाइंस जो हैं वो डिफरेंट कर दें और वहाँ पे आप फोर्सेस को अप्लाई कर दें, तो जो बॉडी है वो एक ही जगह पे नहीं रहेगी, बल्कि वहाँ पे रोटेशन का फिनोमिना आ जाएगा। और ये जो रोटेशन है इसी को ही टॉर्क कहा जाता है। और अगर आप सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो कह दें तो इट विल बी कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सेकेंड condition of equilibrium. Now I'll read the definition. According to this condition, a body satisfies the second condition of equilibrium if the sum of all the torques acting on a body equal to zero. Dear students, एक बार मैं आपके साथ इस पूरे लेक्चर का ओवरव्यू जो है वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको इस इन तमाम टॉपिक्स को मेमोराइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का फाइंड करना था। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने प्लम लाइन यूज़ करनी है। प्लम लाइन क्या होती है? एक स्ट्रिंग, उसके साथ जो है एक मेटल बॉब को अटैच किया जाता है। इसके बेशुमार यूजेस हैं। आपने कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर होल किए, पॉइंट्स को या पॉइंट्स को मेंशन कर दें ABCD, और होल में से जब आप पास करें और अंदर से आप प्लम लाइन को गुजारेंगे और फिर आप प्लम लाइन को हटा के डॉटेड लाइंस वन बाय वन तमाम पॉइंट्स के ऊपर रख के ड्रा करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जिसमें से ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो गुजर रहे होंगे, और इसी पॉइंट को कहा जाएगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमने कपल को डिस्कस किया। कपल में क्या है कि टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस हों, पैरेलल हों, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन वो सेम लाइन के अंदर एक्ट ना करती हो, तो इनको कहा जाता है कपल। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील है। और इसको हम, अगर ये टॉपिक आ जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन को राइट कर लेना है। और इसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वो इक्विलिब्रियम में है अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो। अगर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। और अगर से सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam. And thank you so much for listening.